नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है आपकी सेवा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण का आखिरी जो है क्लास होने वाली है। 6 या 7 पार्ट के रूप में हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है और उसकी आज ये आखिरी क्लास है। इस क्लास के पूरा होने के बाद जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो वो एक नया टॉपिक होगा। इस प्रकार से हम पूरा राजस्थान का जो भूगोल है उसको डीपली तरीके से और परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी जो है लाइनों का समावेश करते पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण में है ये हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण के जो प्रयास किए गए वो और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ अपना ये जो है टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो देखिए बगैर किसी देरी के जो है अपने चैनल से जरूर जुड़ना आपको। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर ले। प्ले स्टोर से जाके जो अपना ऐप है गोल गुरु अकेडमी, इसको भी डाउनलोड कर ले ताकि आप तमाम एग्जाम के लिए अच्छी टेस्ट सीरीज दे सके व्याख्या सहित। तो आज यहाँ पर पढ़ने वाले वन्य जीव संरक्षण के प्रयास और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए सबसे पहले जो आज का है, इको टूरिज्म सर्किट में शामिल स्थान। राजस्थान के ऐसे कौन से स्थान है जिनको इको टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़ा डीपली पूछते हैं तो इस प्रकार के सवाल भी पूछ लेते हैं और ये पूछते हैं कि कौन सा शामिल नहीं किया गया है। 2-3 ऑप्शन में दे देते हैं, एक दूसरा दे देते हैं। तो देखिए लेपर्ड रिजर्व जो जालाना है, जो जहाँ कहाँ पर है, जयपुर में, इसको इको टूरिज्म सर्किट में शामिल किया गया है। और जवाई लेपर्ड रिजर्व जो है पाली, इसको भी इको टूरिज्म सर्किट के रूप में जो है शामिल किया गया है। इन दोनों को इको टूरिज्म सर्किट का हिस्सा बनाया जाएगा। तो कौन कौन से इको टूरिज्म में, लेपर्ड रिजर्व एक तो जयपुर वाला और एक जवाई लेपर्ड रिजर्व जो है पाली। पाली और जयपुर इको टूरिज्म सर्किट। अब देखिए वो था सर्किट और ये है इको टूरिज्म साइट। क्या है, इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किए जा रहे स्थल कौन कौन से उनको भी देखना है। सर्किट में हमने एक तो जयपुर जालाना देखा और दूसरा कौन सा देखा, पाली वाला। और यहाँ पर इको टूरिज्म साइट में देख रहे हैं तो पहली है सांबर झील। ये कहाँ पर है आपके, ये जयपुर। और कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, इन दोनों में ये फैली हुई है। सांबर झील जो है इसको भी इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किए जाएंगे। और दूसरा है खींचन कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पर है आपके, ये खींचन है आपके फलोदी में। अभी नई रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। अगला है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पर है, ये आपके है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू में। उसके बाद है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, ये है बारां में। पस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये है चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो प्रमुख स्थान है इनको इको टूरिज्म साइट के रूप में है जो विकसित किया जा रहा है। वापिस देख लीजिए, सांबर जो कि जयपुर और डीडवाना कुचामन में है। खींचन कंजर्वेशन रिजर्व ये आपके फलोदी में है। मनसा माता जो झुंझुनू में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में है। और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़ है। इन तमाम जो 5 हमने यहाँ पर पढ़े इनको इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो याद रह जाएंगे, सर्किट में 2 और इको साइट्स में 5। आगे देखिए जैसलमेर में क्या नवीन विकास किया गया है। तो जैसलमेर की यदि बात करें तो खांबा फोर्ट परिसर है। खांबा फोर्ट परिसर है कहां पर है, जैसलमेर में। यहाँ पर क्या, एक तो फॉसिल पार्क और क्या, ओपन रॉक्स म्यूजियम, मतलब है खुली चट्टाने वाली म्यूजियम, ओपन रॉक्स म्यूजियम स्थापित किया जाएंगे। ये 2 चीजें यहाँ पर जो है स्थापित की जाएगी जैसलमेर में खांबा फोर्ट परिसर में। एक तो फॉसिल पार्क, याद रखना फॉसिल पार्क, और एक है ओपन रॉक्स म्यूजियम। कहां पर स्थापित किए जाएंगे, आपके जैसलमेर में। तो देखिए हर एक स्लाइड में 2-2 4-4 जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाए गए हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, बोर भी नहीं होते आप। एक स्लाइड जो है आपके दिमाग में छपी, अच्छा पहली स्लाइड में ये चीजें थी, दूसरी स्लाइड में ये चीजें थी। इससे क्या बाहर नहीं बढ़ेगा, खाटा कीचड़ा एक जगह नहीं होगा। तो भी उठा का दिमाग भी बहुत बढ़िया चाले और एक एक चीज एक एक स्लाइड था के कवर होती जाए। आगे देखो, भारत में टाइगर रिजर्व प्रबंध मूल्यांकन रिपोर्ट आई थी 2022 में। ये कौन सा चक्कर था, 5वां चक्कर था। रिपोर्ट कब आई, 2022 में। ये जारी कब होती है, ये 1 साल बाद 29 जुलाई 2023 को जारी होती है। कुल मूल्यांकन में टाइगर रिजर्व कितने थे, 51 टाइगर रिजर्व शामिल थे।
इसमें से देखिए राजस्थान के कौन कौन से रिजर्व थे और उनकी रैंकिंग क्या क्या थी। तो देखिए भाई, भारत में टाइगर रिजर्व प्रबंध मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 जो आई, इसमें 51 टाइगर रिजर्व शामिल थे, जिसमें देखिए राजस्थान के कौन से थे, रणथंभौर राजस्थान का ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसकी रैंकिंग सबसे अच्छी थी, मतलब राजस्थान की दृष्टि से इसका 35वां स्थान था। उसके बाद सरिस्का जो अलवर वाला है, इसका 43वां स्थान था। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स, इसका 46वां स्थान था। ये तीनों अच्छी श्रेणी में रखे गए हैं, इन तीनों को अच्छी श्रेणी में रखा गया है, राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। इनकी रैंकिंग है 35, 43 और 46। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर की रैंकिंग सबसे अच्छी रही। आगे देखिए भाई, बाघ गणना हुई 2022 में, प्रोजेक्ट टाइगर 50, मतलब है जो है टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी, और जब इसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे तब बाघ गणना टाइगर जो है प्रोजेक्ट के तहत की गई। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत तो होती है आपके 1 अप्रैल 1973 को, मतलब है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की जाती है। उस समय बाघ कितने थे, 268 थे, और टाइगर रिजर्व कितने थे, मात्र 9 थे। अब 2023 में 73 में शुरुआत होती है और यहां तक कितने वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए। तो 2023 में 50 वर्ष पूर्ण हुए, तब नई गणना हुई 2022 में, और इसकी रिपोर्ट कब आती है, 23 में। कब है, 29 जुलाई 2023 को इसकी रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम बाघों की यदि बात करें तो देखिए 3167, अधिकतम 3682, मतलब कहने का यह है कि बाघों की संख्या 3100 से 3500-3600 के बीच जो है वहां पर देखने को मिली है। भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पर है, वो आपके एमपी में है। एमपी को बाघों का घर कहा जाता है क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। 785 जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। उन्हें देख लीजिए, बाघ गणना 2022, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 1973 में। उस समय बाघ और टाइगर रिजर्व बहुत कम थे। 50 वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर 2023 में जो है वापस इसकी गणना होती है। गणना जो है 2022 में की जाती है, लेकिन रिपोर्ट 2023 में आती है। इस समय ऐसा है कि भारत में लगभग 3100 से 3600 के बीच में जो है बाघों की संख्या है, और भारत में सर्वाधिक जो बाघ है वो आपके मध्य प्रदेश में। तो इन तमाम बिंदुओं को कवर है कर लीजिए। आगे देखिए, राजस्थान में बाघ गणना 2022, जब ये रिपोर्ट आई थी तो राजस्थान में बाघों की संख्या क्या थी, जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है 785, तो राजस्थान की बात करें तो मात्र 88 बाघ है। सर्वाधिक बाघ कहां पर है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है और है सरिस्का। रणथंभौर कहां पर है, ये आपके सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, और सरिस्का कहां पर है, ये आपके अलवर में। तो यहां पर सर्वाधिक राजस्थान में बाघ मिलते हैं। राष्ट्रीय रैंक बाघ संख्या के अनुसार जो है राजस्थान की कौन सी है, 10वीं रैंक हासिल करता है अपना राजस्थान। ठीक है भाई, सर्वाधिक बाघ रणथंभौर और सरिस्का में, और बाघों की संख्या के हिसाब से राजस्थान की रैंकिंग देखें तो 10वें नंबर पर है। आगे देखिए, प्रोजेक्ट लेपर्ड, ये राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 2017 में। प्रथम चयनित स्थल कौन सा है, लेपर्ड प्रोजेक्ट लेपर्ड में जालाना जयपुर, यहाँ लेपर्ड सफारी प्रारंभ हुई थी। प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल क्षेत्र कुल मिला के क्षेत्र कितने शामिल है, 11 शामिल है। प्रोजेक्ट लेपर्ड याद रखना 2017 में, और प्रथम चयनित स्थल है जालाना जयपुर, और प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल जो क्षेत्र है वो कितने हैं, 11। आगे देखिए, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य, यदि भालू अभ्यारण्य बियर अभ्यारण्य की बात करें तो देखिए कौन सा है, सुंदा माता। ये आपके जालोर सिरोही के बीच में एक जगह पड़ती है, जसवंतपुरा। जसवंतपुरा के सुंदा माता पर ये जो है पहला भालू अभ्यारण्य जो है विकसित किया गया था, घोषित हुआ था। भालू कंजर्वेशन रिजर्व है, कहां पर है, जालोर और सिरोही के बीच में। मुख्य तौर पे देखें तो जालोर में है, कहां पर, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, सुंदा माता पर। आगे चलते हैं, सियागोस, ये देखिए किसकी कैटेगरी का है, बिल्ली की कैटेगरी का जानवर है, बिल्ली की कैटेगरी का जानवर है, कैटेगरी का जानवर है। सियागोस संरक्षण, देश में पहली बार गणना कहां होती है, अपने राजस्थान में होती है, और इसका परिणाम क्या निकल के आता है, परिणाम निकल के ये आता है कि केंद्र सरकार द्वारा सियागोस संरक्षण योजना शुरू की गई। मतलब जब देश में पहली गणना अपना राजस्थान राज्य करता है तो परिणाम स्वरूप जो है केंद्र सरकार सियागोस संरक्षण योजना की शुरुआत करती है। तो इसमें से सवाल क्या बन सकता है, देश में पहली बार
सियागोस की गणना करने वाला कौन सा राज्य है? अपना राजस्थान है। अब देखिए जंगल सफारी की नवीन शुरुआतें कहाँ कहाँ हुई है। तो जंगल सफारी की यदि बात करें तो जो नवीनतम है वो आपके जयसमंद अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। जंगल सफारी की शुरुआत होती है यहाँ पर है 22 मई 2023 को। जब 2023 का जैव विविधता दिवस आता है उस समय इसकी शुरुआत की जाती है। अवसर कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हम लास्ट में देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा दिवस है, कब मनाया जाता है। बीड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पर है? झुंझुनू में। और यहाँ पर भी जो है जंगल सफारी की शुरुआत है इसके साथ ही की जाती है 22 मई 2023 को। तो जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर और बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू यहाँ पर तो 2023 में शुरुआत की जाती है। और इसके बाद 1 महीने बाद रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपके यहाँ पर भी जंगल सफारी की शुरुआत की जाती है। रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य, कमेंट बॉक्स में बताओ कि रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहां पर है। कम से कम 10 या 15 बार बता दिया गया है अभी तक की क्लासों में। कैला देवी अभ्यारण्य ये आपके करौली में, यहाँ पर जंगल जो है सफारी की शुरुआत 2022 में की जाती है। तो जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, बीड कंजर्वेशन झुंझुनू, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य और केला देवी अभ्यारण्य, यहाँ पर जो है जंगल सफारी की नवीनतम शुरुआतें हुई है। नाहरगढ़ टाइगर सफारी जयपुर, इसका लोकार्पण कब होता है? 7 अक्टूबर 2024 को नाहरगढ़ टाइगर सफारी जयपुर का लोकार्पण होता है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। और मुख्यमंत्री इस उपलक्ष्य पर एक तो मादा और एक नर जो शावक है, बाघ शावक, इनको क्या करते हैं? नाम देते हैं। मादा को तो नाम देते हैं स्कंदी और नर को नाम देते हैं भीम। मुख्यमंत्री द्वारा इसके लोकार्पण, जो नाहरगढ़ टाइगर सफारी, इसके लोकार्पण के समय मादा और नर नामक 2 बाघ शावकों को नाम दिए जाते हैं। मादा को स्कंदी और नर को भीम, ये भी याद रखना रे। आगे देखिए वर्ल्ड फिश एक्वेरियम ये कहां पर है? उदयपुर। वर्ल्ड फिश एक्वेरियम उदयपुर में है। विशेषता क्या है? ये देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम है। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम है। स्थान कहां पर है? उदयपुर में है। और वर्तमान में क्या है? निर्माणाधीन है, मतलब इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अब देखिए राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क्स, बायोलॉजिकल पार्क्स की बात करें तो हमने कम से कम 2 या 3 बार पहले भी देखा है। देश का पहला, मतलब प्रदेश का पहला कौन सा? सज्जनगढ़। प्रदेश का पहला कौन सा? सज्जनगढ़ जैविक अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, ये कहां पर है? उदयपुर में है। और इसकी उद्घाटन तिथि क्या? 2015, मतलब अप्रैल 2015 में देश का पहला प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। अगले की बात करें तो 16 में जो है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ये कहां पर है? जयपुर में। और 2016 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। उसके बाद माचिया जैविक उद्यान, माचिया सफारी बात करें तो ये आपके जोधपुर में, और इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2016 में। अबेड़ा जैविक उद्यान ये कहां पर है? कोटा में। इसकी शुरुआत 2021 में होती है। 1 जनवरी 2022 से आमजन के लिए ये खोला जाता है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेट है, इतना याद रखना। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहां? उदयपुर। प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क, ये लाइन याद रखना पूरा। उसके बाद देखिए नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर। माचिया जैविक उद्यान जोधपुर। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा। ये चीजें याद रखना, ये चीजें याद है मत रखना। आगे देखिए मरुधुरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर में। यहां पर देखिए विकास चल रहा है इनका। कौन सा है? मरुधुरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर में है, इसका निर्माण चल रहा है। एक और कहां पे चल रहा है? पुष्कर अजमेर में चल रहा है। बाकी के हमने देखा है अभी। अब देखिए भरतपुर में भी जैविक उद्यान की स्थापना की गई है। और इको टूरिज्म साइट्स का विकास यहाँ पर प्रस्तावित है। इको टूरिज्म साइट हमने देखी ना, उनमें ये और जोड़ लीजिए, भरतपुर में भी क्या है? विकास इसका प्रस्तावित है। यहाँ पर जैविक उद्यान की स्थापना भी की गई है। मरुधुरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर और पुष्कर अजमेर जो है इसका विकास कार्य चल रहा है। बर्ड पार्क मतलब पक्षी उद्यान, उदयपुर के गुलाब बाग में बर्ड पार्क, जो कि 12 मई 2022 से खोला गया। कहां पर है बर्ड पार्क? उदयपुर के गुलाब बाग में। कब से खोला गया है? 2022 से खोला गया। जयपुर और बीकानेर में भी बर्ड पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये प्रस्तावित है। कहां पर है? जयपुर और बीकानेर में। अभी एक रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है नया स्थान, वो भी क्या है? वहां पर भी एक बर्ड पार्क है। तो बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में कौन सा स्थान है वो। तो उदयपुर, जयपुर और बीकानेर में, उदयपुर में तो खोल दिया गया है और यहां पर प्रस्तावित है। आगे देखिए राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है।
कौन सा है राज्य पशु? चिंकारा है, हिरण जैसा दिखता है, देखिए हिरण जैसा दिखता है, इस तरीके से इसके सींग है। राज्य पशु कब बनाया जाता है? 1981 में इसको घोषित किया जाता है। प्रजाति कौन सी है? ये एंटीलोप प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? एंटीलोप प्रजाति है। रेत और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है ये चिंकारा, हिरण जैसा होता है, मरुस्थलीय वाले जो क्षेत्र है उनमें पाया जाता है। संरक्षण श्रेणी की बात करें तो ये वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु है। आगे हम देखेंगे पालतू श्रेणी में, तो पालतू श्रेणी में हो जाएगा अपना ऊंट, और ये कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु है, क्या नाम है? चिंकारा। आगे देखिए, राजस्थान का राजकीय पशुधन बात करें, ये पालतू श्रेणी में क्या नाम है? ऊंट है। इसकी घोषणा कब की जाती है? 19 सितंबर 2014 में इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, कौन सा अधिनियम? राजस्थान उष्ट्रवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन व निर्यात का विनियमन अधिनियम। शॉर्टकट में याद रखना, राजस्थान उष्ट्रवंशीय पशु अधिनियम 2015 के तहत लागू। तिथि कब है? 16 मार्च 2016। पूछा क्या जाता है? ऊंट को कब राजकीय पशु घोषित किया गया? 2014 में, सितंबर 2014 में। अधिनियम कौन सा? 2015 का। इतना सा याद रखना। अब देखो मुख्य बिंदु ऊंट से संबंधित। बीकानेर में गंगा रिसाला द्वारा ऊंट की सैन्य भूमिका जो है सामने आई थी गंगा सिंह के समय। गंगा सिंह ने गंगा रिसाला जो है बटालियन की स्थापना की थी, जिसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? ऊंट की थी। रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है, कोई अचंभे की बात ही नहीं है। बीकानेर में ऊंटनी की दूध की एकमात्र डेयरी कहां पर है? बीकानेर में ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी स्थापित की गई है। गिरबान क्या होता है भाई? ऊंट की नाक का लकड़ी का आभूषण होता है गिरबान। इस तरीके से अपन पहले गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वैसे बड़ी गुल्ली जैसी ऐसे नाक में आर पार होती है, ऊंट की नाक की लकड़ी का आभूषण है। रेबारी क्या होता है? रेबारी वो जाति है जो ऊंट को पालती है, रेबारी। ऊंट संरक्षण मिशन, नवजात ऊंट के सहायता के लिए राशि कितनी? 20,000 रुपए। मतलब नवजात ऊंट की सहायता की जो राशि है वो कितनी दी जाती है? जो पालक जाती है उसको 20,000 दी जाती है। ये ऊंट संरक्षण मिशन के तहत दी जाती है। वर्ष 2024 को क्या घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा उष्ट्रे वर्ष घोषित किया गया था 2024 को। अब देखिए अगला है टॉपिक है राजस्थान का राज्य पक्षी, क्या नाम है? गोडावन है। ये देखो गोडावन दिख रहा है ना। घोषणा कब है? अरे जब पशु की घोषणा की गई थी उसी समय पक्षी की घोषणा की थी। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प की घोषणा कब की गई थी वो कमेंट बॉक्स में बताओ। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? अन्य नाम ये है। और प्रमुख स्थल कौन कौन से, कहां कहां पर मिलते हैं? जैसलमेर जो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, यहाँ पर ये क्या है? मिलते हैं। सौकलिया अजमेर में मिलते हैं। सोरसेन 12 में यहाँ गोडावन पाया जाता है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ग्रेट इंडियन बर्ड्स एक बार राजस्थान पुलिस में ये सवाल पूछा गया था। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहा जाता है? गोडाउन को कहा जाता है। इसकी प्रोजेक्ट जो है शुरुआत कब होती है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के समय 2013 जैसलमेर से इसकी शुरुआत होती है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स से 5 जून 2013 जैसलमेर से शुरुआत होती है। भारत का पहला राज्य जिसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था कौन सा था? अपना राजस्थान। आगे देखिए मुख्य आवास क्षेत्र हमने देखे ही है वैसे। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, रामदेवरा जैसलमेर में भी है, गोडावन आपको मिलते हैं। सुदाश्री, गजाई माता, जामरा, चौहानी, सीपला, बरना ये कहां पर है? जैसलमेर, यहाँ पर गोडाउन मिलता है। सोकलिया अजमेर में और सोरसेन 12। देखिए 12 जो हाड़ौती क्षेत्र का जिला है उसमें सोरसेन नामक जगह है, वहां पर गोडाउन मिलते हैं। सोकलिया अजमेर जो कि राजस्थान का हृदय है, बिल्कुल बीच में है ना, हृदय जिसे बोला जाता है, वहां की एक जगह सोकलिया, वहां पर भी गोडाउन मिलता है। और पश्चिमी राजस्थान में तो मिलता ही है। गोडाउन के स्थानीय नाम क्या है? इसको सोनचिड़ी कहा जाता है, पालमोरडी कहा जाता है, इसे हुकना कहा जाता है, इसे भारतीय तिलोर कहा जाता है, इसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहा जाता है। ये तमाम नाम याद रखना। अति महत्वपूर्ण तथ्य है उनको भी देख लेते हैं। ये सारी चीजें जो है संरक्षण की जो कुछ बाकी बच गई थी इस क्लास के माध्यम से हमने पूरी करने का प्रयास किया है। और अब अति महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खींचन फलोदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ रूस यूक्रेन इसको क्या घोषित किया गया है? अभी रामसर साइट के रूप में इसे घोषित किया गया है खींचन फलोदी को। और मेनार आपके कौन सा है? उदयपुर। तो खींचन फलोदी यहाँ रूस
और इसका पड़ोसी देश यूक्रेन, पड़ोसी कैसे है आपको पता है ना, रूस और यूक्रेन के बीच से बहुत लंबी लड़ाई चली है। तो रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान से प्रवासी पक्षी कुर्जा यहाँ पर आते हैं। देखो भारत के उत्तर में यहाँ पर है ना, भारत के उत्तर में यहाँ पर ये रूस है, यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ पर कजाकिस्तान है, फिर यहाँ से जो प्रवासी पशु है ये राजस्थान के खींचन में आते हैं। ठीक है भाई, और बड़ी संख्या में आते हैं, तो एक दो नहीं, बहुत बड़ी संख्या में झुंड के झुंड आते हैं। इसलिए आपको पूछ सकते हैं कि उत्तरी जो एशिया है यहाँ के पशु कहाँ पर आते हैं, तो आपके आते हैं खींचन फलोदी में आते हैं, रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से। नाहरगढ़ बियर रेस्क्यू सेंटर देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है भाई। कहां पर है, अरे बालू रेस्क्यू सेंटर है, तीसरा, देश का तीसरा है, कहां पर है, नाहरगढ़ में है। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र, राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहां पर है, अरे गिरजिड़ा आप केवन देखे को नहीं, कोई तो क्या गांव में वडेरा बात करा करे कि एक बार कहीं अमेरिका वाला कोई दवाई छिड़ कर गया, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जो वो बिगिसा गई भी गिरजिड़ा पूरा का पूरा अमेरिका गई परा, और आपने है ही को नहीं। पहले क्या थे गिद्ध, आप देसी भाषा में क्या गिरजिड़ा, ये गंदगी नहीं होने देते थे भाई, कोई सड़ी गली चीजें हैं ये क्या है खा लेते थे, मतलब गंदगी नहीं होती थी, ये सफाई मैन थे एक तरीके के। तो राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहां पर है, जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राज्य का पहला गद्य अभ्यारण्य कहां पर है, गधा अभ्यारण्य कहां पर है, ये आपके ढूंढलोद झुंझुनू में स्थित है। कहां पर है, ढूंढलोद झुंझुनू में स्थित है। ठीक है भाई, गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बीकानेर जोड़बीड़ में, और ये गदर अभ्यारण्य कहां पर है, देश का राज्य का पहला जो झुंझुनू है ढूंढलोद में है। कैलाश सांकला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसे क्या कहा जाता है, इनको टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहाँ के निवासी है, आपके जोधपुर के निवासी है। भारत में बाघ परियोजना के निर्माता व सूत्रधार माने जाते हैं कैलाश सांकला, इसी कारण इनको टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, जो कि जोधपुर के निवासी है। इन्हें टाइगर तथा रिटर्न ऑफ द टाइगर पुस्तकें लिखी थी इनके द्वारा। कौन कौन सी, टाइगर तथा द रिटर्न ऑफ द टाइगर के नाम से पुस्तकें लिखी गई थी। ये आप कैलाश सांकला से याद रखना। 3 या 4 चीजें कहाँ के रहने वाले थे, जोधपुर के रहने वाले थे। इनको क्या बोला जाता है, द टाइगर मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। बाघ परियोजना के ये सूत्रधार माने जाते हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, टाइगर और रिटर्न ऑफ द टाइगर। अब देखिए प्रमुख दिवस इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे दिवस इनको देख लेते हैं एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, कौन कौन सी तारीख है, 22, कौन कौन सी है, 22। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल, जल होगी तभी तो पृथ्वी का कोई है, अस्तित्व है, मतलब पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है। नीला ग्रह मतलब सबसे पहले क्या है, जल है, जल की वजह से ही नीला ग्रह है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी को 22 अप्रैल को करना है, और जल और पृथ्वी होगी तभी तो जैव विविधता होगी। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। पहले जल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जैव विविधता। मार्च अप्रैल मई, 22 22 22। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है, 5 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस, अरे सूखा रोकथाम दिवस कैसे याद रखोगे, सूखा है, मरुस्थलीकरण है, मतलब लू बाजे, भयंकर बाजे, आपने कहीं हुए जून के महीने कहीं हुए, अरे बारिश को मौसम आवे, मानसून आया करे, तो मानसून कहीं हुए और रोकथाम आप समझ लियो कि मानसून आप रोकथाम कर सका, मतलब मरुस्थलीकरण पर हरे हरे घास उग जाए। तो जून के महीने में याद रखना है, जून कौन सी खतरनाक वाली, 17 मतलब खतरा किसका, मानसून का। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण में सूखा रोकथाम दिवस। पृथ्वी का अधिकतम ताप दिवस कौन सा है, 3 जुलाई। अरे उपसौर और अपसौर पढ़े क्या। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 1 और 1, और 1 होगा तो जनसंख्या कम होगी, 1 और 1 11, मतलब जनसंख्या अधिक, विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव सप्ताह का मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, जब गांधी जयंती आती है उसी समय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट दिवस, और आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिए, और इसी के साथ जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और अपना ये जो है वनस्पति वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ,
और बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया राजस्थान का भौतिक प्रदेश, हमने पढ़ लिया राजस्थान की मिट्टियाँ, हमने पढ़ लिया राजस्थान का अफवाह तंत्र, हमने पढ़ लिए राजस्थान की जलवायु, हमने पढ़ लिए राजस्थान की वनस्पति। अब दो चार टॉपिक और बचते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी हम राजस्थान भूगोल में कवर करेंगे। और अति शीघ्र जो है कला संस्कृति और इतिहास की क्लासें भी लगना शुरू हो जाएगी, करंट की क्लासें भी आपके लगना शुरू हो जाएगी, कंप्यूटर की क्लासें भी लगना शुरू हो जाएगी, हिंदी की भी लगना शुरू हो जाएगी, अंग्रेजी की भी लगना शुरू हो जाएगी और गणित की भी लगना शुरू हो जाएगी। बस इंतजार करना है 2 4 5 दिन का, और जब तक RS मेंस का एग्जाम हो जाए, क्योंकि अपने जो टीचर पढ़ाते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में है और उनको जैसे ही टाइम मिलेगा वो आपके लिए एक साथ बहुत अच्छा मैटर लगा आएंगे एग्जाम से पहले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पुनः आपसे निवेदन है कि अपने YouTube चैनल से जरूर जुड़े, टेलीग्राम से जुड़े और प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।